एक सपनों का राजकुमार बादलों से उड़ता हुआ आ रहा है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए एक खुशहाल दुनिया में। एंड देन द गर्ल सॉ इन हिज ड्रीम्स दैट अ प्रिंस ऑफ ड्रीम्स इज कमिंग। लीसा की दवाइयों का वक्त हो गया है। लीसा को नॉवल सुनाते सुनाते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। खैर, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया कि लीजा को कब तक होश आएगा? मिस्टर आशीष, इस तरह के केसेस में कई बार सालों साल तक मरीजों को होश नहीं आता है, वो कोमा में ही रहते हैं। पर लीजा को जरूर होश आएगा, मुझे विश्वास है। ओह माय गॉड, इनकी पल्स रेट तो गिरती जा रही है। अब प्लीज प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर। लीजा, you'll be fine लीजा, तुम ठीक हो जाओगी लीजा। प्लीज प्लीज स्टे विद मी लीजा। देखो डॉक्टर आ गए। हाँ, you'll be fine, you'll be good। मिस्टर आशीष, आप प्लीज जरा बाहर जाएंगे? ओके। ओह गॉड, इसकी हालत एकदम गिरती जा रही है। डॉक्टर मुकेश, शी इज कोलैप्सिंग। इसको फौरन प्रॉक्सिमिटोलोन का इंजेक्शन दीजिए, जल्दी। ओह एक्सीलेंट, दिस इज मिरेकल। लीजा कोमा से बाहर आ गई, ये तो कमाल हो गया। यस सर। రింకు కుమాన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. రింకు కుమాన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. लेकिन ये किस भाषा में बोल रही? मुझे नहीं मालूम सर, शायद सिमिनर्स जानते होगी सर। रिचा, सिमिनर्स को बुलाओ जल्दी। लीजा, मैं जानता था तुम ठीक हो जाओगी। I knew you'll be fine, yeah? రింకు మా ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. రింకు కుమాన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. రింకు కుమాన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. डॉक्टर साहब, ये मुझे पहचान नहीं रही हो रही, क्या बोल रही है ये? ऐसे केसेस में अक्सर मेमोरी लॉस हो जाता है। इस केस में भी शायद यही हुआ। రింకు కుమాన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. रिचा, ये कौन सी भाषा बोल रही है? सर ये तेलुगु में बोल रही हैं। तेलुगु? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर, लीजा को तो कोई भारतीय भाषा आती नहीं है। इनफैक्ट वो मुझसे भी इंग्लिश में बात करती है। लेकिन मुझे तेलुगु आती है। लीजा जी तेलुगु में बोल रही हैं कि रिंकू का अपने घर के सामने खून होने वाला है। खून होने वाला है? तब तो सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सीआईडी। ओह, तो लीजा 1 महीने पहले ही हिंदुस्तान आई थी और हिंदुस्तान आते ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। और आज जब उसे होश आया है तो उसकी याददाश्त जा चुकी है। और लीजा को भारतीय किसी भी भाषा का ज्ञान ना होते हुए भी तेलुगु भाषा में ये कहती है कि रिंकू का खून होने वाला है अपने घर के सामने। एग्जैक्टली सर, मैंने तो अपनी लाइफ में इतना हैरत अंगेज केस आज से पहले कभी नहीं हैंडल किया। कोई लीजा के शरीर में किसी ऐसे इंसान की आत्मा तो नहीं घुस गई जिसे तेलुगु बोलना आता हो? वैसे मैंने एक ऐसे केस के बारे में पढ़ा है जिसमें एक जर्मन आदमी 50 साल बाद होश में आता है और कोमा से होश में आते ही वो चाइनीज भाषा में बात करने लग जाता है। देखिए, ये संभव है या नहीं ये तो आपका विज्ञान बताएगा, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये रिंकू है कौन जिसकी जान खतरे में है। हाय लीसा। लीजा, who is Rinku? Lisa, do you remember anything? Name, address, number, anything? ये अब जरा इनसे तेलुगु भाषा में पूछिए। जी మీరు చెప్పగలుగుతారా రింకుకు ఎవరు చంపుతున్నారు? రింకు కుమాన ఇంటి ముందు చంపపుతున్నారు. चंपापोतुन्नारू। सर इसे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, ये नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ तो याद हो? ఆయనది నంబరు, ఎక్కడ ఉంటారు, ఏమన్నా మీకు తెలుసా?
Runkukumana inti mundu champa patunaru. नहीं सर, इसे कुछ भी याद नहीं है। ये बार बार यही कह रही है कि रिंकू का अपने घर के सामने खून होने वाला है। तुम लीजा के बॉयफ्रेंड हो ना? जी सर। तुम जानते हो किसी रिंकू को? नहीं सर, इनफैक्ट लीजा पिछले महीने तो इंडिया आई थी। अगर इसका रिंकू नाम का कोई दोस्त होता तो मैं इसे जरूर जानता। अच्छा, लीजा कहाँ रहती है? योगाश्रम में। एक्चुअली लीजा इंडिया योगा सीखने के लिए आई थी और उस दौरान मैं भी वहीं था। वहीं हमारी दोस्ती हुई और उसके बाद दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। ये आश्रम है कहाँ पे? सर भृगुनगर में। भृगुनगर में? बड़ी एक काम करो, पता करो भृगुनगर में कोई रिंकू नाम का आदमी है क्या? श्रेया, भृगुनगर का नक्शा निकाला ना? सर। ओह माय गॉड। क्यों? सर ये देखिए, भृगुनगर में ये कपड़े की दुकान है जिसका नाम है अपना घर। अपना घर? कहीं रिंकू का खून इस दुकान के सामने तो नहीं होने वाला? उस अपना घर दुकान के आसपास तो कोई नहीं जानता किसी भी रिंकू को? पेपर वाले से पूछते हैं, शायद ये जानता हो। हाँ। अरे भाई साहब, ये आसपास किसी रिंकू नाम के आदमी को जानते हो? रिंकू? कहीं आप डॉक्टर राकेश की बात तो नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर राकेश? जी हाँ, हम लोग उन्हें प्यार से रिंकू जी बुलाते हैं। ओह, ये डॉक्टर राकेश का घर कहाँ है? जी आगे जाके लेफ्ट में। ठीक है, थैंक्स। ओके सर। दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, चलो देखते हैं डॉक्टर राकेश है क्या। माय गॉड, फ्रेडी, हमने आने में देर कर दी। लीजा का कहना सही हो गया। सर, अंदर तो कोई भी नहीं है। ये देखो फ्रेडी, खूनी ने अपना काम बड़ी सफाई के साथ किया है। चाकू के एक ही वार से इनकी मौत हो गई। किसी प्रोफेशनल किलर का काम लगता है। लगता तो ऐसा ही है, और तो और ये शरीर भी अकड़ने लगा है। लगता है मौत हुए काफी समय हो गया। एक काम करते हैं फ्रेडी, इस घर को अच्छी तरह से छान मारते हैं। ये देखिए, टूटी हुई घड़ी। लेकिन डॉक्टर राकेश ने तो अपनी घड़ी पहनी हुई है। शायद ये खूनी की होगी। हाथापाई में कलाई से गिर गई होगी। हो सकता है, देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। माय गॉड, सारी की सारी ज्वेलरी ऐसी है और ये कैश। इसका मतलब खून लूट के इरादे से नहीं हुआ है। ओह माय गॉड। सर! हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या हुआ? बाहर जिसकी लाश पड़ी है, जिसे हम डॉक्टर राकेश यानी कि रिंकू समझ रहे थे, वो रिंकू नहीं है सर। मतलब? रिंकू ये है। ये रही उसकी फोटो और सर्टिफिकेट। एक फोटो वहां लटकी है। माय गॉड, अगर ये राकेश है तो वो लाश किसकी है? पूरे घर में और किसी की उंगलियों के निशान है ही नहीं, सिवाय डॉक्टर राकेश के और उसके जिसका खून हुआ है। और सर, वो घड़ी भी डॉक्टर राकेश की है। डॉक्टर राकेश के घर से जो फोटोग्राफ मिली है उसमें ये देखिए, ये घड़ी डॉक्टर राकेश ने पहनी हुई है। और
डॉक्टर तारिका ने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि गले की वही नस काटी गई है जिसके कटने से इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। और ये बात तो सिर्फ एक डॉक्टर ही जानता है, यानी डॉक्टर राकेश। सर ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर राकेश के घर से जो लाश मिली हमें, वो आदमी खून करने आया हो डॉक्टर राकेश का, और अपनी जान बचाने के चक्कर में डॉक्टर राकेश ने उसे खून कर दिया। लेकिन सर, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्यों मारना चाहेगा? डॉक्टर? हाँ सर, जिस आदमी की मौत हुई है वो भी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आलोक, और वो भी डॉक्टर राकेश के साथ उसी हॉस्पिटल में काम करते थे जहां लीसा को एडमिट किया गया है। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का खून किया? कहीं दोनों के बीच कोई दुश्मनी तो नहीं? हो सकता है सर। शायद लीजा जानती होगी इन दोनों को। इन दोनों की फोटो दिखाई लीजा को? दिखाई सर, लेकिन अभी तक उसकी याददाश्त में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए वो उन दोनों डॉक्टर्स को पहचान नहीं पाई। सर, ये हैं डॉक्टर हृदय। हेलो। डॉक्टर हृदय, जिस आदमी का खून हुआ वो आपके हॉस्पिटल में ही काम करता था, डॉक्टर आलोक। आलोक? डॉक्टर राकेश ने आलोक का खून कर दिया? जी। आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच संबंध कैसे थे? कोई मनमुटाव? नहीं सर, दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। देखिए, अक्सर दोस्तों के बीच भी दरार पड़ जाती है। अब प्लीज जरा सोच के बताइए, क्या इन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा या कोई बहस हुई थी? हाँ, याद आया। पिछले ट्रेनिंग सेशन के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहस तो हुई थी। किस बात को लेकर? अब ये तो सर मुझे मालूम नहीं, मैंने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया। सर, डॉक्टर राकेश के बैंक वालों ने उनकी स्टेटमेंट फैक्स की है। पिछले कुछ महीनों में उनके अकाउंट में काफी पैसे डाले जा रहे थे। पिछले 3 महीनों में हर महीने 15 लाख रुपए डाले गए इसके अकाउंट में। 15 लाख रुपए? लेकिन सर, उसकी सैलरी तो तकरीबन 70,000 होगी। सर, हो सकता है राकेश किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। जिस आदमी ने हर महीने अकाउंट्स में पैसे डाले हैं, उसी ने सोचा हो कि उन्हें राकेश की छुट्टी कर दी जाए। कुछ तो संबंध जरूर है इन पैसों का आलोक के खून से और राकेश के गायब होने से। डॉक्टर राकेश की कोई प्राइवेट क्लिनिक भी है ना? जी हाँ, है सर, वृंदानगर। वृंदानगर? ये गलत बात है। उन्होंने इसी हफ्ते ऑपरेशन के लिए कहा था। भाई साहब, जब डॉक्टर साहब हॉस्पिटल आए ही नहीं हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो जब आएंगे तो मैं खुद आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप जाइए। भाई साहब, डॉक्टर साहब आज नहीं आए, आप लोग कल आइए। आए नहीं मतलब? कहाँ गए वो? अब मैंने कोई इंक्वायरी ऑफिस तो खोल कर रखा नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। डॉक्टर राकेश कहाँ है? पता नहीं सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। डॉक्टर राकेश का केबिन चेक करना चाहते हैं? जी, आइए। उस केबिन को अच्छी तरह से छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। तुम्हारा क्या नाम है? जी, शेखर। अच्छा शेखर, ये बताओ कि डॉक्टर राकेश और डॉक्टर आलोक के बीच में कोई मनमुटाव था क्या? पता नहीं साहब। देखो, हमसे कुछ मत छुपाओ। डॉक्टर हृदय हमें सब कुछ बता चुके हैं कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। साहब, मैं तो एक मामूली कंपाउंडर हूँ। बड़े लोगों के झगड़ों के बीच मेरा क्या काम? सर, ये कुछ पेपर्स मिले, किसी रिसर्च के लग रहे हैं। इनकी फोटोकॉपी कराई है डॉक्टर राकेश ने। हो सकता है कोई मेडिकल रिपोर्ट? अरे नहीं सर, मजे की बात तो यह है कि बाकी सारे पेपर्स और फाइलें ओरिजिनल है, सिर्फ यही पेपर्स फोटोकॉपीड है। इनकी ओरिजिनल यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर राकेश ने ये रिसर्च कहीं से चुराई है। हाँ सर, डॉक्टर राकेश के अकाउंट में वो जो लाखों रुपए आ रहे थे ना, उनका इस रिसर्च के साथ जरूर कुछ संबंध है। हो सकता है। अब ये पता लगाना है कि लीजा का डॉक्टर राकेश के साथ क्या संबंध है।
और वो कैसे जानती थी कि डॉक्टर राकेश का घर का नाम रिंकू है? लिजा, दिस मेडिसिन विल मेक यू रिकवर वेरी सून। इस दवाई से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चलिए आशीष जी, अब लिजा को थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। आप चलिए मेरे साथ। You have some rest, okay? मैं बाहर ही बैठा हूँ। I'm just sitting outside, okay? Take rest. अरे सर, आप लोग? जी हाँ। अब लीजा की तबीयत कैसी? जी, पहले से बेहतर है। क्या हम 2 मिनट उसके साथ बात कर सकते हैं? लीजा! लीजा! Oh my God! लीजा! 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 wait. लीजा लीजा! 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 लीजा लीजा! Open your eyes. लीजा! लीजा! लीजा Are you okay? What happened? Why did you scream? I saw Dr. Rakesh here. व्हाट? तुमने राकेश को देखा यहाँ पे? Yes. माय गॉड, हो सकता है वो अभी भी हॉस्पिटल में ही हो। नर्स, इनको संभालो, हम देखते हैं। कम ऑन। माय गॉड, एक मिनट, इधर देखो। अब राकेश को यहाँ से जाते देखा? Excuse me, आपने डॉक्टर राकेश को देखा? अरे सुनो, डॉक्टर राकेश को देखा है क्या? डॉक्टर राकेश को देखा यहाँ से? Excuse me, डॉक्टर, आपने डॉक्टर राकेश को देखा? नहीं। जा कहाँ से? कहाँ गया? सर, पूरी हॉस्पिटल देख ली, राकेश कहीं नहीं मिला। सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने भी राकेश को नहीं देखा है। तुम लोगों ने अच्छी तरह से देखा? हो सकता है भेस बदल के निकल गया हो। सर, हमने एक एक आदमी को चेक किया, राकेश इस हॉस्पिटल में नहीं है। इतनी जल्दी जा कहाँ सकता है ये? एक काम करते हैं, लीजा के कमरे में देखते हैं, शायद कोई सबूत छोड़ के गया हो। चलो। सर, ये देखिए, जूते का निशान। ये जूतों के निशान राकेश के लगते हैं। इसका मतलब राकेश यहाँ पे आया था। आश्रा, कहीं दिख रहा है डॉक्टर राकेश फुटेज में? सर, हम पूरी फुटेज 3 बार चेक कर चुके हैं, वो भी स्लो मोशन में। डॉक्टर राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है सर? लीजा के वार्ड पे से जो जूते के निशान मिले थे उसका नंबर 8 था, और राकेश जो जूता पहनता उसका नंबर भी 8। कहीं ना कहीं से तो राकेश आया हॉस्पिटल के अंदर। उसे मालूम था सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाता रहा। पर सर, डॉक्टर राकेश को ना ही किसी ने हॉस्पिटल में देखा, ना तो हॉस्पिटल की पार्किंग में देखा। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के बाहर जो दुकानें हैं वहाँ पे भी डॉक्टर राकेश को किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर, हो सकता है ये डॉक्टर राकेश का दिखना लीसा की बीमारी का नतीजा हो। वो अपनी याददाश्त तो खो ही चुकी है, हो सकता है उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हो। हो सकता है। भगवान मुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत मेरे बेटे हैं। अभिजीत, आप कौन है? ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं माँ हूँ तुम्हारी। याददाश्त जाने की तकलीफ मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। मुझे पहचानने से इनकार मत कर। मन में
बवंडर मच जाता है। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें? ये दिमाग तरह तरह के खेल खेलने लगता है आपके साथ। अलग अलग चेहरे, अलग अलग नजारे आंखों के सामने तैरने लगते हैं। पता ही नहीं चलता क्या सच है और क्या झूठ। डॉक्टर राकेश हो सकता है लीजा की कल्पना का कोई हिस्सा हो, लेकिन डॉक्टर राकेश के केबिन से हमें एक पेन ड्राइव भी तो मिली थी ना? हाँ सर, उस पेन ड्राइव में कुछ फोटोज हैं, शायद किसी फार्म हाउस के। ये देखिए। ओ, आलोक और राकेश साथ साथ। कहाँ ये फार्म हाउस? सर, ये तो राकेश की ही गाड़ी है। हाँ। यानी कि वो यहीं पे है। संभल के। सचिन, अंदर तो कोई भी नहीं है। सर, अभी भी दूध पड़ा हुआ है। लगता है हमारे आने की भनक पड़ गई और भाग गया यहाँ से। खून? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश ने किसी को मार के यहाँ आसपास फेंक दिया हो? हाँ, हो सकता है। आसपास अच्छी तरह से देखते हैं। फ्रेडी, तुम गाड़ी की तलाशी लो अच्छी तरह से। सा? हाँ। ओह, पलटाओ इसे। संभल के। सर, ये तो राकेश है। किसी ने इसे ही मार दिया। बिल्कुल वैसे ही गला काटा है जैसे आलोक का काटा था। जिसका डर था वही हुआ सर। किसी ने राकेश को ही मार डाला। ये देखिए सर, बस की टिकट। लेकिन सर, इसके पास अपनी खुद की गाड़ी थी, तो फिर बस से ट्रैवल करने का क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है सचिन। राकेश को अंदाजा हुआ था कि उसकी जान को खतरा है और इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोक को राकेश ने मारा और राकेश को किसी और ने मार दिया? लगता तो ऐसा है सचिन कि आलोक और राकेश, इन दोनों का खूनी एक ही है। हेलो तारिका जी। हेलो अभिजीत। क्या ढूंढ रहे हो? वो साड़ुंके साहब दिखाई नहीं दे रहे? सर बैंगलोर गए एक कॉन्फ्रेंस के लिए, कल तक आ जाएंगे। ये खुशी के साथ साथ दुख क्यों चिपका रहता है? हाँ? खुशी दुख मतलब? अरे यार, खुशी की बात है ना, डॉक्टर साहब बैंगलोर गए। ओके, और दुख? कल ही वापस आ रहे हैं। क्यों ना हम लोग आज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या टाइमिंग है यार। सर, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं, अब आ गए हैं तो कहाँ जा रहे हैं? वैसे भी हम लोग क्या बातें कर रहे थे? अब लाश की बातें कर रहे थे ना।
बताइए तारिका जी, लाश के बारे में बताइए। अब मैं वो कह रही थी कि हाँ, ये कि राकेश के सर के पीछे मुझे चोट का निशान मिला है। ये देखिए, गला काटने से पहले खूनी ने इसके सर के पीछे से वार किया, शायद बेहोश करने के इरादे से। और कोई उंगलियों के निशान या डीएनए वगैरह? नहीं, सिर्फ राकेश की उंगलियों के निशान मिले। मौत कब हुई इसकी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? पर आलोक की मौत तो 1 दिन पहले हुई थी। यानी जब आलोक की मौत हुई तब राकेश मर चुका था। हाँ श्रेया, पहले राकेश मरा और फिर आलोक मरा। तो राकेश ने आलोक को नहीं मारा, कोई तीसरा ही है जिसने इन दोनों का खून किया। पर सर, अगर राकेश 2 दिन पहले मर चुका था तो फिर लीजा ने उसे हॉस्पिटल में कैसे देखा? हाँ सर, और वो जूते के निशान भी तो मिले थे हमें। वो जरूर अपराधी नहीं बनाए होंगे ताकि हमें उलझा सके। ये लीजा ने राकेश को कब देखा था? सर, मंगलवार को 10:30 बजे। अगर राकेश की मौत 1 दिन पहले हो चुकी थी तो लीजा ने हॉस्पिटल में किसको देखा था? राकेश की जेब से हमें एक बस का टिकट मिला था ना, श्यामनगर बस स्टैंड का। नहीं सर, किसी भी दुकानदार ने या फिर पैसेंजर ने डॉक्टर राकेश को बस स्टॉप पे नहीं देखा है। और फ्रेडी, ये आसपास किसी घर वाले ने भी नहीं है। इसका मतलब ये राकेश अपना हुलिया बदल कर आता था या फिर अपना चेहरा ढक के, क्योंकि उसे इस बात का डर होगा कि खूनी उसे पहचान न जाए। लेकिन फ्रेडी, एक बात तो तय है कि अगर वो इस बस स्टॉप पे उतरता था तो कहीं आसपास ही जाता होगा। ये राकेश एक डॉक्टर है ना, हो सकता है वो किसी हॉस्पिटल में या फिर लैब में जाता होगा। एक काम करते हैं, लैब में देखते हैं कि आसपास कोई लैब या मेडिकल सेंटर है क्या। ये देखो, यहाँ पे इस तरफ एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है, वहां पे चलकर पता करते हैं। मिस्टर विनोद, अगले 2 घंटे में मुझे ये रिपोर्ट रेडी चाहिए। हो जाएगा मैडम। जी कहिए। सीआईडी, क्या बात है सर? अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर राकेश कभी आपके रिसर्च लैब में आए थे? डॉक्टर राकेश, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये हैं डॉक्टर राकेश। राकेश? नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये राकेश नहीं, अभिषेक है। अभिषेक? हाँ, हमारे यहाँ कुछ दिनों से गैस पाइपलाइन रिपेयरिंग करने आता था। 2-4 दिन से वो नहीं आ रहा है। मगर ये तो एक डॉक्टर है। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो खुद मुझे अपना गैस एजेंसी का आईडी कार्ड दिखाया था। वो आईडी कार्ड जरूर नकली होगा। उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। कैसा मकसद? क्या आप इन पेपर्स को जानती हैं? ओह माय गॉड, ये तो मेरे पापा के रिसर्च के पेपर्स है। ये आपको कहाँ से मिली? हमें ये पेपर्स वही नकली अभिषेक यानी कि डॉक्टर राकेश की क्लिनिक से मिले। मतलब वो यहाँ पाइपलाइन रिपेयरिंग करने के बहाने से पापा के सालों की मेहनत चुराने आया था? ये रिसर्च है किस चीज की? पापा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही बीमारी के नाम कर दी थी कि कोमा में जितने भी पेशेंट हैं वो किसी तरह ठीक हो जाए। ये रिसर्च उसी की है। सर, लगता है राकेश ये पेपर्स चुराकर कोई गैरकानूनी एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहा था। हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पापा से ये रिसर्च पेपर्स लेने के लिए कोई आया था या कुछ पूछने के लिए उसके बारे में? पापा के गुजरने के 2 साल पहले एक बुढ़ा आदमी आया तो था। वो खुद को किसी हॉस्पिटल का हेड बता रहा था, पर पापा ने उसे ये रिसर्च पेपर देने से मना कर दिया था। कौन से हॉस्पिटल का? नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उस आदमी को हर वक्त मुंह चलाने की आदत थी, जैसे वो कुछ खा रहा हो। वो बूढ़ा आदमी आया था जिसे हर वक्त कुछ चबाने की आदत थी।
और अपने आप को हॉस्पिटल का हेड बता रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सर, शहर का इतना बड़ा नामी डॉक्टर चोरी भी कर सकता था। रेडी, डॉक्टर राकेश तो एक मोहरा था, मोहरा, किसी ऐसे आदमी का जो उसका इस्तेमाल कर रहा था डॉक्टर कपिल का रिसर्च चुराने के लिए। और इसीलिए तो डॉक्टर राकेश के अकाउंट में वो दर महीने 15 लाख रुपए डिपॉजिट करता था। हाँ सर, इसीलिए जैसे ही काम खत्म हो गया उसने राकेश का खून कर दिया। एग्जैक्टली। सर, कहीं ये वही मुंह चलाने वाला आदमी तो नहीं जो डॉक्टर कपिल की कोमा पे चल रही रिसर्च को खरीदना चाहता था? वही है ये श्रेया, वही है ये। और मैं तो कहता हूँ लीजा उसके बारे में अच्छी तरह से जानती है, वरना लीजा को कैसे पता चला था कि डॉक्टर राकेश का खून होने वाला। काम करो, शहर में जितने भी डॉक्टर थे जो कोमा के मरीजों पर रिसर्च कर रहे हैं उन सब के डिटेल्स निकालो। सर, हेलो, ये देखिए सर, यहाँ पे कुल 5 कोमा पेशेंट, सूरज, विवेक, संस्कृति, अश्वित और लीजा। अच्छा ये बताइए कि इनमें से किसी पे कोई रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट की जा रही है? एक्सपेरिमेंट? नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ इनका इलाज हो रहा है। अच्छा, ये लोग इलाज के लिए कब से हैं यहाँ पे? सर, सबको 2 महीने हो गए। क्या? पिछले 2 महीने में? हाँ सर, हेड इंजरी की वजह से, सर पे चोट। सर की चोट की वजह से सब के सब कोमा में पहुंच गए, वो भी पिछले 2 महीनों में। हाँ फ्रेडी, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। वैसे इन मरीजों का ऑपरेशन किसने किया था? डॉक्टर हृदय ने। डॉक्टर हृदय? सर, डॉक्टर हृदय को भी मुंह चलाते रहने की आदत है और वो इस हॉस्पिटल के हेड भी हैं। सर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मेरा इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है डॉक्टर हृदय। पिछले 2 महीनों में आपके 4 पेशेंट कोमा में पहुंच गए। ये कोई संयोग नहीं है। क्या कहूँ सर, ये संयोग की ही बात है। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन्हें कोमा में पहुंचाऊंगा? हाँ, आप ही पहुंचा रहे हैं उन्हें कोमा में, ताकि आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर सको, देख सको कि आपका रिसर्च कामयाब हो रहा है कि नहीं। पता नहीं सर, आप किस रिसर्च की बात कर रहे हैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम डॉक्टर कपिल के रिसर्च की बात कर रहे हैं। कुछ याद आया आपको? डॉक्टर कपिल? जी हाँ, डॉक्टर कपिल, जिसके पास कुछ साल पहले आप एक प्रस्ताव लेके गए थे, कोमा पेशेंट के लिए रिसर्च विंग खोलने का प्रस्ताव। याद आया डॉक्टर साहब? हाँ, याद आया। दरअसल उन दिनों मैं अपना एक हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग कर रहा था और इसीलिए डॉक्टर कपिल के पास गया था ताकि वो भी मेरे हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाएं। और जब डॉक्टर कपिल ने इनकार कर दिया तो आपने उनका रिसर्च चुरा लिया, क्यों? नहीं मैडम, ये सही नहीं है। जब डॉक्टर कपिल ने जुड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मैंने उन्हें दोबारा परेशान नहीं किया। और सर, रिसर्च चुराने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। सोचा नहीं, आपने किया। आपने रिसर्च चोरी किया, डॉक्टर आलोक और डॉक्टर राकेश की मदद से। ओह गॉड, ये दोनों मर गए और मुझे फंसा गए। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये रिसर्च के मटेरियल्स आपके कंप्यूटर में कहां से आए? पता नहीं सर, जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर चाहें तो मेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए सर। जरूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे। हाँ फ्रेडी? अच्छा, नहीं, गड़बड़ हॉस्पिटल के अंदर ही है। ठीक से चेक करो। सर, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर गैर कानूनी तरीके से रिसर्च किया जा सके। सर, हो सकता है पेशेंट्स को कहीं बाहर ले जाते हो सकता है। एडमिन से पता करते हैं, चलो। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपके यहाँ से कोमा पेशेंट्स को बाहर भेजा जाता है? नहीं सर, बाहर क्यों ले जाए जाएंगे? उन सभी का इलाज यहीं पर होता है। मतलब आपका कहना है कि कोमा के मरीजों को यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जाता है? आप चाहे तो गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी देख सकते हैं। सर,
हो सकता है पेशेंट्स को किसी तरह छुपाकर बाहर ले जाया जाता होगा। छुपा के मतलब कंबल में लपेट के? नहीं सर, मेरा मतलब है किसी गाड़ी में या किसी डिलीवरी वैन में। हो सकता है। अच्छा, ये डिलीवरी वैन के आने जाने का कुछ रिकॉर्ड तो होगा आपके पास? जी सर, 1 मिनट। ये देखिए सर, हमारी सभी गाड़ियां रोज 10 किलोमीटर तक जाती हैं। 10 किलोमीटर तक जाती है? अच्छा, ये वैन देख सकते हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि सामान बाहर ले आने के लिए इसी वैन का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ सर। सर, ये देखिए, सूखा हुआ खून है। सूखा हुआ खून? सामान ले जाने वाली वैन में? सर, ये देखिए सर। किसी औरत का बाल? इसका मतलब इस वैन में किसी औरत को डाल के ले जाया गया है। सर, लगता है इन्हीं वैन्स का इस्तेमाल होता था मरीजों को लाने और ले जाने में। अच्छा, इस तरह की और कितनी वैन्स हैं? सर, एक और वैन है हमारे यहाँ पर, मगर उससे तो ड्राइवर लेकर गया हुआ है। ड्राइवर कहीं लेके गया है? फोन लगाओ उसे। हाँ जी सर। सर, फोन तो बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो जरूर है। ये देखिए, आशीष की टी शर्ट का टैग। आशीष की टी शर्ट का टैग? सर, यानी कि आशीष भी इस सब में मिला हुआ है। लीजा, लीजा। लीजा कहाँ है? बाथरूम में है सर। पिछले आधे घंटे से मैं दरवाजा नॉक किए जा रही हूँ, वो आवाज भी नहीं दे रही है। अब पीछे हटिए। सर, लीजा अंदर नहीं है। माय गॉड, जिस बात का डर था वही हुआ। ये आशीष का है? पता नहीं सर, काफी देर से मैंने यहाँ उसको देखा नहीं। इसका मतलब ये लोग लीजा को एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए। ये आशीष ही लेकर गया होगा लीजा को अपनी कोमा वाली रिसर्च कराने के लिए। हाँ फ्रेडी, ये आशीष लीजा से प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार करने का नाटक कर रहा था ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। याद है तुम्हें? रिकॉर्ड्स में लिखा था कि वो वैन हर दिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये जगह 10 किलोमीटर के अंदर ही है जहां पे ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सर, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक पुराना हॉस्पिटल है जो कुछ समय से बंद पड़ा है। हो सकता है ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसी हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं। हो सकता है श्रेया, हो सकता है। प्लीज लेट मी गो। तुझे कैसे जाने दूं मेरी विदेशी बुलबुल? हाँ, अरे तू ही तो खजाने की चाबी है जिससे मैं मशहूर बनूंगा। You are very selfish. नहीं, गलत बात, गलत बात। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ, वो मानवता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। Do you understand? इंजेक्शन। Let me go. Calm down. बहुत शोर मचा रही हो तुम। अब चुपचाप ये आखिरी इंजेक्शन ले लो। I promise. इसके बाद तुम दोबारा कभी अपने कोमा की नींद से बाहर नहीं जाओगी। बस हो गया तुम्हारा मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। ओहो, एसीपी प्रद्युम्न साहब, आप बहुत किस्से कहानियां सुने हैं तुम्हारे, लेकिन आज मैं तुम्हारा इनामो निशान मिटा दूंगा। खुली आंखों से सपने देखना बंद करो डॉक्टर आशीष। सपने वो नहीं, सपने तो मैं देख रहा था एसीपी साहब। डॉक्टर मुकेश, तुम भी? क्यों, चौंक गए? तुम दोनों ने मिलकर
बड़ी क्रूरता से अच्छे भले लोगों को कोमा में भेज दिया ताकि तुम उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग कर सको। महान आविष्कार के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना एसीपी साहब, और डॉक्टर कपिल कभी इन कुर्बानियों के लिए तैयार नहीं होते। उनकी रिसर्च पढ़े 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 सड़ जाती, इसलिए हमने खुद अपने कंधों पर यह जिम्मा उठा लिया। मगर लीजा, मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, एक दिन अचानक कोमा से जाग गई और उसे हमारी सारी असलियत का पता चल गया। और तुम्हारी पोल खुल जाएगी, इसलिए तुम राकेश बनकर लीसा के कमरे में घुस गए और फिर उस खिड़की पर जानबूझकर 8 नंबर जूतों के निशान छोड़ गए, है ना? करेक्ट। वो तो आपको गुमराह करने के लिए था एसीपी साहब। खैर, जब आप सब कुछ जान ही चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिल पर कोई बोझ नहीं होगा मरने से पहले। सीआईडी को मारना तो दूर, तुझ जैसे मच्छर सीआईडी को छू भी नहीं सकते, समझा? बहुत हो गया तेरा, चल। तुम जैसे लोग तो इस धरती पर बोझ हो, बोझ। जी करता है कि अभी इसी वक्त ये बोझ हल्का कर दूं, मगर नहीं, कानून ही तुम्हें सजा देगा। सागर, दीपिका, आज से पहले मैंने इससे भद्दा मजाक कभी नहीं सुना। अनीशा, ये मजाक नहीं, सच्चाई, और तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी। तुम बेवजह परेशान हो रही हो अनिशा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम सबका फायदा है, और तुम्हारा भी। सागर, नुकसान और फायदे से पहले सही और गलत के बारे में भी सोचना चाहिए। बस अनीशा, ये नैतिक विज्ञान का लेक्चर देके हमें बोर करना बंद करो, और तुम्हारा ये लेक्चर सुन के हम लोग अपना फैसला नहीं बदलेंगे। देख लेना, तुम दोनों बहुत पछताओगे। ओ नो, ये गाड़ी तो हमारी तरफ आ रही है। अब क्या करें? हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। सागर, क्या तुम मीर को अकेले ऊपर तक लेके जा पाओगे? पहले भी कई बार लेके गया हूँ, शराब पीने के बाद हमेशा ड्रामे करता है। ठीक है, तो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अच्छा सुनो, सुबह जल्दी उठ के शादी में जाना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह जल्दी मिलते हैं। सुनो, जल्दी आना, हमेशा की तरह लेट मत करना। ओके। सर, आपकी कुछ मदद करें? एक व्हील चेयर ले आओ। व्हील चेयर की क्या जरूरत है सर? हम दोनों इन्हें ऊपर ले जाते हैं। आपका कमरा नंबर 303 है ना? जितना बोला उतना करो ना। माफ करें सर, अभी लाए। उठाओ इसे। जब सहन नहीं होती तो पीता क्यों है? सर, खाने में कुछ लेंगे? एक सूप ले आओ। ओके सर। सर, इन्होंने सूप ऑर्डर किया। जब से ये लोग इस होटल में रहने आए हैं ना, ऐसा तीसरी बार हुआ है। पता नहीं इतनी शराब क्यों पीते हैं, जब पचा ही नहीं सकते। अगर साहब, मीर साहब, सर, रूम सर्विस। साहब, क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोले? नहीं, देखना दोपहर हो गई है, लगता है इन्हें रूम की सफाई नहीं करवानी है। हो सकता है शायद सो रहे होंगे। सो रहे होंगे? अब तक? हाँ, मैंने सुबह फोन भी किया था नाश्ते के ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और आज तो उनको किसी शादी में भी जाना था सुबह। शादी में भी जाना था और अब तक सो भी रहे? मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम यहीं रुको, मैं मैनेजर साहब को लेके आता हूँ। ठीक है। मैं दीपिका जी को। साहब, 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 दरवाजा खोलिए। देखिए मैडम, दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। सागर, सागर, दरवाजा खोलो। मीर, दरवाजा खोलो। सागर, हमें चिंता हो रही है, दरवाजा खोलो। मैम, मिस्टर मीर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन सागर जी, वो तो कल रात नशे में भी नहीं थे। मैं फोन करती हूँ।
फोन भी नहीं उठा रहे। मैम, अगर आप इजाजत है तो मैं मास्टर की से दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ प्लीज। नील, तुम सोच भी नहीं सकते मैं इन छुट्टियों को लेकर कितनी उत्सुक हूँ। आखिरकार तुम्हारे ऑफिस वाले और मेरे ऑफिस वाले राजी हो ही गए और हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। भाई समझ में नहीं आता कि इंसान अगर दिन में 14 घंटे काम करेगा तो वही अपनी खूबसूरत बीवी के साथ वक्त कब बिताएगा, नहीं? नील, तुम अपनी आंखें सड़कता रखो। तुम जानते हो ना, तुम जब भी गाड़ी चलाते हो मुझे कितना डर लगता है। अरे तुम बेवजह घबरा रही हो। हाँ? अरे वो देखो, वो क्या है? वहाँ कोई लड़की जख्मी पड़ी है। देखो देखो। नील, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। सुनिए, सुनिए, आंखें खोलिए। आप ठीक तो हैं? मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो। पानी पीजिए। आंखें खोलिए। सुनिए, आप ठीक तो हैं? सीआईडी। सीआईडी? नील, हमें इनको अस्पताल लेकर चलना चाहिए। हाँ, और मैं सीआईडी को भी खबर कर देता हूँ। हाँ ठीक है। एसी भी ऑन है और खिड़की भी खुली है। आप लोगों में से किसी ने यहाँ किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने बस नब्ज देखी और आपको फोन करके बुला लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सागर और मीर नहीं रहे। कल रात तक तो अच्छे भले थे दोनों। ये देखो फ्रेडी, मीर का खून गला घोट के किया गया है। हाँ सर, गले पे लाल निशान साफ साफ दिख रहा है। निशान देख के लगता है कि नायलॉन के रस्सी से गला घोटा गया इसका। कमाल है, सागर के शरीर पे कहीं भी चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। सर, हो सकता है कि सिर्फ मीर का खून हुआ हो और सागर अपने आप मर गया हो, दिल का दौरा पड़ने की वजह से या फिर और कोई बीमारी की वजह से। नहीं सर, सागर को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। आप चाहे तो मैं आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट तो हम देख ही लेंगे। वैसे आप है कौन? मैं दीपिका, सागर और मीर की चचेरी बहन। सर, हम लोग यहाँ शादी में आए थे। और ये शादी कब है? सर, आज सुबह ही थी। कल रात देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। और रात को इन दोनों की मौत हो गई। आप लोगों में से आखिरी बार किसने देखा था इन्हें? सर, मैंने देखा था। कल मिस्टर मीर बहुत ज्यादा शराब पी लिए थे और होश में नहीं थे सर। तब मिस्टर सागर इन्हें होटल में लेकर आए थे, तब देखा था सर। क्या मीर अक्सर शराब पीता था? हाँ सर, मीर बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके बाद किसी ने देखा इन्हें? हो सकता है कोई कमरे में आया हो रूम सर्विस के लिए या किसी और काम के लिए। हाँ सर, मैं आया था रूम में सूप लेकर। उस वक्त मीर साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे और सागर साहब टीवी देख रहे थे। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? करीब 12:30 बजे। 12:30 बजे, मतलब उसके बाद इस कमरे का दरवाजा खुला नहीं है। आप लोगों ने आधे घंटे पहले दूसरी चाबी से दरवाजा खोला, राइट? जी सर। इसका मतलब है कोई और आया था यहाँ इस कमरे में, कोई तीसरा आदमी, शायद इस खिड़की से। ये नामुमकिन है सर। हमारे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त नीचे पहरा देते रहते हैं, तो कोई खिड़की से कैसे आ सकता है? कोई गेस्ट आया था इनसे मिलने के लिए यहाँ? नहीं, कोई गेस्ट अंदर नहीं आया, कोई खिड़की से अंदर नहीं आया। इसका मतलब है खून होटल के स्टाफ में से किसी ने किया है, ठीक उसी तरीके से। और शायद वो इस दरवाजे से ही अंदर आया, दूसरे चाबी से ये कमरे का दरवाजा खोला गया। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? भला हम अपने कस्टमर का खून क्यों करेंगे? शायद लूटने के इरादे से। रेडी पंकज, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, रात को 2 बजे तक तो कॉरिडोर में मैं फोन पे बात कर रहा था। मैंने तो किसी को इनके कमरे में आते हुए नहीं देखा। आपका कमरा कौन सा है?
सर वो 304। सर इस ड्रॉर में पैसे मिले सर। पैसे? ओह, मतलब ये खून पैसों के लिए नहीं किया गया है। और कमरे की हालत भी एकदम दुरुस्त है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई हाथापाई हुई यहाँ पे। हाँ सर, अगर कोई बाहर वाला आदमी होता तो अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने हाथापाई तो की होती। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी था वो जान पहचान वाला ही था। क्यों दीपिका जी? हैं? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि इस कमरे के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, एक पहेली है। सर मोबाइल फोन मिला है। सर ये तो सागर का फोन है। सागर का फोन और मीर का फोन मिला? नहीं। मीर का फोन? सर पता नहीं कहाँ है। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। बड़ी पंकज, आसपास दूसरे कमरों की भी तलाशी लो और यहाँ पे जितने उंगलियों के निशान मिलते हैं सब उठा लो। हेलो, हाँ क्या, कहाँ पे? एक्सक्यूज मी, ये वार्ड नंबर 3 का है? उस तरफ। इस तरफ? आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ, नील आप ही हैं? जी। आप ही ने हमारे सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर दया को फोन किया था, एक मरीज को हमारी जरूरत है। हाँ सर, वो एक लड़की है, वो मुझे और मेरी पत्नी को मरुआ रोड पे एक खाई के पास घायल अवस्था में मिली थी। घायल अवस्था में? जी हाँ सर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर खाई में फेंक दिया था। उन्हें देख सकते हैं, कहाँ है वो? हाँ आइए सर। प्लीज। रेखा, ये लोग सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि इनके पास से आप लोगों को कुछ मिला क्या? जी सर इनके पास से हमें ये लाइसेंस मिला है। और सर ये मोबाइल भी मिला है। अनीशा? सर हमने सोचा कि इनके घर वालों को फोन करके खबर कर दें, तो हमने इन्हीं के फोन से कुछ लोगों को फोन किया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। किसी ने भी फोन नहीं उठाया? हाँ सर। दीपिका, सागर, मीर? अरे सर ये तो वही लोग हैं। इन सबको फोन किया था तुमने? जी हाँ सर, इनके फोन लिस्ट में इनकी सबसे ज्यादा बात इन्हीं लोगों से हुई थी, इसलिए। ठीक है, इनकी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? सर इन्हें मामूली चोटें लगी है, पर सदमे की वजह से ये बेहोश हो गई थी। अब ये ठीक है। इनसे बात तो कर सकते हैं ना? जी सर। अनीशा जी आंखें खोलिए। देखिए ये सीआईडी वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए अनीशा जी, आप घबराइए मत। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, और ये दीपिका, मीर और सागर आपके लगते क्या हैं? वो मेरे चचेरे भाई बहन हैं, पर उन्होंने उसके साथ क्या किया? किसके साथ? मीर के साथ। देखिए अनीशा जी, मीर की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ सागर की भी। क्या? हे भगवान, मुझे पहले ही लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। अनीशा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज साफ साफ कहिए। हमारे एक रिश्तेदार की शादी होने वाली थी। कल रात हम चारों उसी के संगीत के फंक्शन से वापस लौट रहे थे, तभी मरुआ रोड पे तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक हैं, घबराओ मत, ये हमारा ही प्लान था। क्या? चलो। मीर का मोबाइल फोन रास्ते में कहीं फेंक देना, और ध्यान रहे जब तक हमें हमारा पैसा ना मिल जाए मीर बेहोश ही रहना चाहिए। ये लो नया सिम कार्ड। मीर के परिवार वालों से फिरौती की मांग इसी नंबर से करनी है। और हाँ, हमें फोन मत करना, वक्त आने पर हम लोग खुद कांटेक्ट करेंगे। नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मीर हमारा चचेरा भाई है। अनीशा, तुम हमारे प्लान में दखल अंदाजी मत करो, वरना क्या? मीर को हम बाद में खुद देख लेंगे, पहले तुम इसको ठिकाने लगो। चलो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे साथ? दीपिका, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दीपिका और सागर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, छोड़ो मुझे। ओह, तो मतलब दीपिका और सागर अपने चचेरे भाई मीर को अगवा करना चाहते थे? हाँ सर, अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि उनके दिमाग में ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है तो मैं मीर को पहले ही सावधान कर देती, लेकिन मैं भी फंस गई बेवजह उनके प्लान में। और जब मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया
तो उन्होंने मुझे चलती गाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया। क्या जमाना आ गया है, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ वहां एक पेड़ की वजह से मैं खाई में नीचे गिरते गिरते बच गई, वरना मैं भी मीर के साथ मारी जाती। मगर सागर की मौत कैसे हुई? इसी का पता हम भी लगा रहे हैं सर। लगता है दीपिका इस पूरे जुर्म में मिली हुई है। उसी ने होटल के कमरे में जाके दोनों को मार दिया। वही तो, तभी तो उसने हमें अनीशा जी के बारे में भी नहीं बताया। लेकिन वो मीर को मारेंगे क्यों? वो तो सिर्फ उससे पैसे चाहते थे। तभी तो वहां पे उन्होंने कुछ गुंडों को भी बुलाया था, जिससे कि मीर को पता ना चल पाए कि उसे अगवा किया किसने। हो सकता है सागर और दीपिका के बीच में पैसे के बंटवारे को लेके लड़ाई झगड़ा हो और इसीलिए वो लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सके। हेलो पंकज, हमें शक है कि मीर और सागर के खून में दीपिका का हाथ है। एक काम करो, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट कर लो। क्या दीपिका भाग गई? ठीक है, दीपिका होटल से भाग गई? हाँ फ्रेडी, दीपिका भाग गई। अनीशा जी, इस केस को सॉल्व करने में हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत हो रही है। आपकी डॉक्टर तारिका, वो तो चली गई छुट्टी लेकर के, और दो लाशों का बोझ मेरे कंधों पर। अरे सर, तारिका जी को थोड़ी ना मालूम था कि ऐसा केस आने वाला है, और वैसे भी उन्होंने पहले से आपसे छुट्टी ली थी और सारी टिकट वगैरह पहले से ही बुक हो चुकी थी। हाँ सर, अभिजीत ने खुद लाइन में लगकर टिकट की बुकिंग करवाई थी तारिका जी के लिए। हाँ है ना? अरे यार, ये राज की बातें तो सबके सामने। हाँ साळुंखे, अब तक तो तूने मेरे होनर ऑफिसर्स को बता ही दिया होगा कि मौत हुई कैसे। बस आपके ये होनहार ऑफिसर, इन्हें किसी और चीज से फुर्सत मिले तो लाश की बात करें ना। देखिए सर, हम लोग यहाँ सिर्फ लाश की बातें ही करने आए हैं। Oh, really? जी बताइए बताइए। बस इस मीर की मौत हुई है गला दबाने की वजह से। किसी ने बहुत ही होशियारी के साथ इसकी जैगुलर वेन को दबा दिया और तोड़ दिया, और ये काम किसी एक्सपर्ट का है। वो अच्छी तरह से जानता है कि गले के कौन से हिस्से को दबाने से जल्दी से मौत हो जाएगी। मीर ने शराब भी पी रखी थी ना? शराब भी पी रखी थी, और मीर के खून में मुझे एक ड्रग मिली है, डोडीन नाम की ड्रग, जो इंसान को बहुत गहरी नींद में सुला देती है। जब इस मीर का खून हो रहा होगा ना, इसे पता भी नहीं चला होगा। ये मीर होटल जाने से पहले संगीत के फंक्शन में गया था, शायद वहीं किसी ने इसे ये ड्रग दी होगी। नहीं, मीर की मौत हुई कब? मीर की मौत हुई है लगभग 16 घंटे पहले। 16 घंटे पहले? मतलब जब सागर मीर को व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर होटल के अंदर ले जा रहा था, तब तक ये मीर मर चुका था? बिल्कुल दया। इनफैक्ट सागर मीर को नहीं, मीर की लाश को कमरे में ले जा रहा था। तो फिर सागर की मौत कब हुई? सागर की मौत हुई है मीर की मौत के ठीक 12 घंटे के बाद, और सागर की बॉडी पर कहीं किसी किस्म की चोट के निशान नहीं है। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे साळुंखे? इसकी मौत हुई है सफोकेशन की वजह से। किसी वजह से इसका दम घुट गया, ऑक्सीजन ने इसके फेफड़ों में जाना बंद कर दिया, और इसी वजह से सागर की मौत हो गई। पर सर, सागर का दम घुटा कैसे? ये पता लगाना भी बाकी है, लेकिन हाँ, फिलहाल मैं आप लोगों को एक बहुत अहम सुराग दे सकता हूँ। क्या क्या सुराग? एक मिनट। बस ये मीर के कपड़ों के रेशे, और इस पेट्री डिश में सागर के कपड़ों के रेशे। ये कैसा सुराग है डॉक्टर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, पहले बड़ों की बात अच्छी तरह से सुन लेनी चाहिए, फिर समझ में आएगा। हाँ, बस मीर के कपड़ों के रेशे मुझे सागर के कपड़ों के पीछे के हिस्से पर मिले, और सागर के कपड़े के रेशे मुझे मीर के कपड़े के आगे के हिस्से पर मिले। क्या 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 क्या? मीर की शर्ट के रेशे सागर की शर्ट की पीठ की तरफ, और सागर की शर्ट के रेशे मीर की शर्ट पे आगे की तरफ। आप हमें सुराग दे रहे हैं या हमारी उलझनों को और बड़ा कर रहे हैं? अभिजीत, हर बंद ताले को खुलने के बाद एक नए सुराग का दरवाजा खुलता है। फिलहाल इस ताले की चाबी ढूंढनी है। ये पता लगाना है कि इन दोनों के कपड़ों के रेशे एक दूसरे के कपड़ों पर आए तो आए कैसे। पता लगा लेंगे साळुंखे। जब तूने इतना सब पता लगा लिया है तो फिर इसके आगे का हम पता लगा ही लेंगे।
सर उस दीपिका का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। वो ना तो अपने घर गई ना कोई सहेली के पास, और तो और सर उसने अपना फोन होटल के बाहर ही कहीं फेंक दिया ताकि हम लोग उसका पीछा ना कर सके। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि दीपिका का कोई ना कोई संबंध जरूर है मीर के खून के साथ, इसीलिए तो वो गायब हो गई। सर अगर ऐसी बात है तो दीपिका को पहले ही गायब हो जाना चाहिए था, वो हमसे मिली क्यों? शायद उसे ये पता नहीं था कि सागर की भी मौत हो जाएगी, और जैसे सागर की मौत होगी सारी बाजी पलट गई। और फिर अनीशा ने भी तो ये कहा था ना। हाँ सर, अनीशा को भी मालूम नहीं है दीपिका कहाँ जा सकती है, और मीर को संगीत समारोह में ड्रग किसने दिया ये भी वो नहीं जानती। सर लगता है सागर और दीपिका के मिली भगत में ये बेचारी अनीशा बेवजह फंस गई है। सर, हाँ सर सागर के फोन रिकॉर्ड्स मिल गए, लेकिन रिकॉर्ड्स में एक बहुत अजीब बात है। क्या? सर यही कि कल रात से लेकर आज सुबह 6 बजे तक सागर को मीर के नंबर से कॉल्स आए हैं। मीर? ये कैसे हो सकता है सर? मीर तो मर चुका है, फिर उसका नंबर कौन यूज कर रहा है? सीधी बात है, अगर मीर मर चुका है तो फिर उसका फोन कौन इस्तेमाल कर सकता है? वो खून ही इस्तेमाल कर सकता है ना सागर को फोन करने के लिए। तभी मीर का फोन मिला नहीं हमें होटल के कमरे में से। शायद ये फोन दीपिका के पास ही है सर। ये देखो, सागर की मौत के कुछ ही मिनट पहले उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था। अनजान नंबर से। अनजान नंबर? सर फिर तो सागर की मौत का और इस अनजान नंबर वाले का कुछ ना कुछ संबंध तो है। पता लगाना पड़ेगा इन दोनों फोन्स के बारे में, मीर का फोन नंबर और फिर इस अनजान नंबर के बारे में। बस आप अपनी गाड़ी रोक दीजिए। हाँ निशा, क्या ये वही जगह है? हाँ सर, ये वही जगह है जहाँ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोकी थी और फिर मुझे दूसरी गाड़ी में डाल दिया खाई में फेंकने के लिए। और दीपिका और सागर उस दिशा में चले गए थे। दीपिका और सागर उस दिशा में चले गए? जी सर। लेकिन एक बात बताओ निशा, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही जगह है, वही सड़क है? रात का समय था, हो सकता है तुम कुछ भूल कर रही हो। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है ये वही जगह है। जब गुंडे हमारी गाड़ी के आगे आए थे तो हमारी गाड़ी वो पेड़ से टकराई थी। उस पेड़ से? जी सर। सर यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान भी हैं। हाँ, जैसे ब्रेक लगा है। और सर हाँ, यहाँ पे दूसरी गाड़ी भी थी, चलिए उसके टायर के भी निशान है यहाँ पे। हाँ है तो सही, दूसरी गाड़ी के ही निशान है। ये देखो, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। सर शायद मीर और दीपिका की गाड़ी के होंगे। हाँ हो सकता है। लेकिन सर उनकी गाड़ी जब होटल में आई थी तो सही सलामत थी। वही तो फ्रेडी, वही तो। जब उनकी गाड़ी होटल में आई थी तो बिल्कुल सही सलामत थी। जरूर गाड़ी की मरम्मत की गई होगी, क्योंकि जब हमने गाड़ी होटल पर देखी तो बिल्कुल वैसे के वैसे थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ था उस गाड़ी को। ये कुछ और ही चक्कर है। गोली? निखिल फोर्सेप देना। सो गोली चली है यहाँ पर। अनीशा, जब गुंडों के साथ मुठभेड़ हुई तब क्या किसी ने गोली चलाई थी या गोली चली थी? नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं चलाई, पर हो सकता है मेरे जाने के बाद चली हो। तुम्हारे जाने के बाद? अनीशा के जाने के बाद गोली चली थी? आ गया। अच्छा, सागर को मिहिर के फोन से जो फोन आया था वो कहां से आया था उसका पता चल गया है? हम जहां पर खड़े वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर है। कोई ढाबा है? एक काम करो,
डिटेल लोकेशन का एमएमएस भेज देना या एसएमएस भेज देना, ठीक है? ग्रेट वर्क। सिस्टर, आप अनीशा को हॉस्पिटल ले जाना। निखिल, फोन करके दूसरी गाड़ी का इंतजाम करो। धाबा। ये है वो प्रकाश धाबा। यहां से किया गया था सागर को फोन। आइए आइए साहब, क्या खिलाऊं आपको? दाल मखनी, कढ़ाई पनीर या फिर सरसों का साग? बस कर यार, और नाम मत लेना वरना मेरे चूहों में पेट दौड़ने लगेंगे। सॉरी सर, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे। तो अच्छी बात है ना साहब, हमारा धंधा और बढ़ेगा। देखो, हम यहाँ खाना खाने के लिए नहीं, तहकीकात करने के लिए आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तू चुप रहे छोटू। साहब, हुआ क्या है? हमने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो पता लगा ही लेंगे। खैर, पहले ये बताओ, 14 तारीख की रात को क्या तुम्हारे यहाँ एक कस्टमर आया था जो रात भर तुम्हारे इस ढाबे पर ही था? रात भर? रात भर 10 बजे से लेके 6 बजे तक। क्या वो रात भर फोन पे ही बात कर रहा था? साहब, ढाबे पे तो नहीं था, पर हाँ, सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी थी जिसके अंदर एक आदमी बैठा था और वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। तो क्या तुमने उसे अच्छी तरह से देखा? नहीं साहब, अंधेरा था, इसके लिए चेहरा नहीं देख पाया। अच्छा, क्या वो अकेले गाड़ी में था या उसके साथ कोई और भी था? उसके साथ ड्राइवर था साहब। वो 2-3 दफा चाय लेने आया, खुद के लिए और वो दूसरे आदमी के लिए भी। और हाँ साहब, उसने कैंची भी तो मांगी थी। हाँ, कैंची मांगी थी? वो किस लिए? क्या मालूम साहब, बड़ा ही अजीब था वो ड्राइवर। गाड़ी से उतरा, मिट्टी और पत्थर जमा करके फिर से गाड़ी में बैठ गया। क्या जमाना आ गया है सर, आजकल लोग सड़क पर से पत्थर और मिट्टी भी चुराने लगे। किसी और काम के लिए फ्रेडी, पत्थर और मिट्टी किसी और काम के लिए। क्या वो ड्राइवर भी फोन पे बात कर रहा था? नहीं साहब, जो पीछे बैठा था वही आदमी बात कर रहा था। ड्राइवर को तो तुमने अच्छी तरह से देखा है ना? हाँ। तो हमारे लिए उसका एक स्केच बनवाओ, ठीक है? हाँ। ये है वो उलझी हुई पहली डॉट साहब। मीर की लाश यहाँ पड़ी थी, सागर की वहाँ। मीर की मौत 7:30 बजे हुई थी और सागर की उसके 12 घंटे के बाद, है ना? और मीर की मौत की वजह है नायलॉन की रस्सी से गला दबाना, सागर की मौत की वजह है दम घुटना। पर अभिजीत, कमरे में कोई तीसरा आदमी था नहीं, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सर, इस केस में सबसे अजीब बात तो यह है कि सागर ने मीर की लाश के साथ 12 घंटे क्यों गुजारे? और सर, मीर का खून सागर ने किया होता तो वो लाश को वापस होटल में लाने का खतरा क्यों उठाता? अक्सर खूनी खून करने के बाद लाश को किसी सुनसान जगह फेंक देता है। तुम दोनों के सवालों का जवाब इस चलते हुए एसी और इस खुली हुई खिड़की के बीच छुपा हुआ है जो दया को क्राइम सीन पे दिखाता है। सर, ये भी तो हो सकता है कि सागर का दम घुट रहा हो और उसने खिड़की खोल दी हो ताकि खुली हवा में सांस ले सके। नहीं सचिन, बात इतनी आसान नहीं है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मुझे मीर की कमीज पर सागर की शर्ट के रेशे और सागर की शर्ट पर मीर की कमीज के रेशे मिले। दोनों की कमीजों पर एक दूसरे के कपड़े के रेशे हैं। यस सर। सर, ये दोनों की कमीज पे एक दूसरे का धागा मिलना, चलते हुए एसी के बाद भी खिड़की का खुला हुआ होना, ये एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो क्या है? कि सागर ने मीर की लाश को दोबारा यहाँ लाने का खतरा इसलिए उठाया ताकि वो मीर की मौत को हादसा या फिर खुदकुशी का रूप दे सके। यानी सर, सागर ने पहले लाश को उठाया और फिर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। एग्जैक्टली। उसने सोचा होगा कि सबसे कह दूंगा कि शराब के नशे में मीर खिड़की के नीचे गिर गया, लेकिन इसके पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता, उसकी मौत हो गई। हाँ सर, ये गुत्थी आधी तो सुलझ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इस कमरे में सागर और मीर के अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर सागर की मौत अचानक कैसे हो गई? सचिन, उसकी मौत का राज उस अनजान फोन कॉल में छुपा हुआ है जो उसे सुबह सुबह आया था। हाँ पंकज, अनजान कॉल का पता चल चुका है कहां से की गई थी? वेरी गुड। कौन सी जगह? झूला टावर। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच पंकज, थैंक यू। जी, झूला टावर तो वो रही बिल्कुल सामने, जो अभी तक पूरी बनी भी नहीं है। या डॉक्टर साहब, सर आप यहाँ देखिए, तब तक हम लोग झूला टावर का चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हुआ था।
कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? सीआईडी से हम लोग, तुम्हारी ससुराल वाले। सीआईडी? कुछ हुआ है क्या साहब? क्या बात है साहब? साहब कुछ तो बताइए। चुपचाप आओ, पीछे पीछे हमारे, समझे? ये देखो, यहां से कमरा नंबर 303 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जरूर उस आदमी ने सागर को यहीं से फोन किया होगा। परसों रात तुम ही ड्यूटी पे थे यहाँ पे? हाँ साहब, मैं तो हर रात यहाँ ड्यूटी पर ही रहता हूँ। तो जरा ठीक से याद करके बताओ, परसों रात यहाँ पे कोई अजनबी आया था इस बिल्डिंग में? साहब कुछ कॉलेज के बच्चे थे, कह रहे थे किसी पिक्चर की शूटिंग करनी है। पिक्चर की शूटिंग? कौन सी पिक्चर, क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने कहा कोई छोटी सी पिक्चर की शूटिंग करनी है कॉलेज के एग्जाम के लिए। उन्होंने मुझे 15,000 रुपये दिए और तुमने उन्हें अनुमति दे दी यहाँ शूट करने की? जी, मुझे लगा मेरी और मेरे बच्चों की मदद भी हो जाएगी। और खूनी की भी। खूनी? हाँ खूनी। तुम ही बताओ, उन लोगों का नाम नंबर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं साहब। अच्छा ये बताओ कि वो बच्चे आए कैसे थे? साहब वो लोग नीले रंग की गाड़ी में आए थे। नीली गाड़ी? गाड़ी का नंबर क्या? गाड़ी का नंबर याद नहीं, बहुत अंधेरा था। अच्छी चौकीदारी कर रहे हो। उनका नाम पता तक नहीं लिया तुमने, सिर्फ गाड़ी का रंग याद है बस। गलती हो गई साहब। पर हाँ साहब, एक बात है जो शायद आपको कुछ काम आ जाए। क्या बात? साहब वो लोग उस कैमरे की बात कर रहे थे जो आपने साथ लेकर के आए थे। कह रहे थे महंगा है, संभाल के रखना, भाड़ा देना है। भाड़े का कैमरा? सर श्रेया और पंकज लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने फिल्म का कैमरा कहां से किराए पे लिया था। गुड। और दया, ड्राइवर का स्केच बन गया? हाँ सर, वो स्केच हमने सभी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में भेज दी है। बहुत जल्द उसकी पहचान हमारे सामने होगी। तू यहाँ? हाँ यार, लैब में बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्यूरो में चल के चाय पी लेता हूँ। अरे चाय तो हम आपको जरूर पिलाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया है जो आप भागे भागे यहाँ चले आए? सुराग हाथ में तो नहीं लगा है अभिजीत, लेकिन लगने वाला है। ये देखो, ये चार्ट देख रहे हो? ये तो कोई कैलकुलेशन चार्ट लगता है। किस चीज का चार्ट है ये? बॉस ये मीर और सागर की मौत का कैलकुलेशन चार्ट है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही निकल गई ना तो इस सागर के दम घुटने का राज यूं पता चल जाएगा, यूं। सर आइए। सर ये मिस्टर सोहन है, उन कॉलेज स्टूडेंट्स को कैमरा किराए पे इन्होंने ही दिया था। कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो? सर QR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ये मेडिकल कॉलेज के बच्चों को फिल्म मेकिंग में कहां से इंटरेस्ट होने लगा? कितने लोग आए थे? सर 4 स्टूडेंट्स थे। 4 लोग? तो उनमें से किसी ने तो अपना नाम बताया होगा। हाँ सर, एक लड़के ने अपना नाम और नंबर दिया था। क्या नाम है उसका? सुनील। सर नंबर बंद आ रहा है उसका, रास्ते भर ट्राई कर रहा था मैं। जरूर इस मेडिकल स्टूडेंट में से कोई है जो इन दोनों पर नजर रख रहा था, मीर और सागर पर। हाँ सर, और सुबह जिस प्राइवेट नंबर से सागर को फोन आया था वो भी इनमें से किसी ने किया होगा। बस इस मेडिकल कॉलेज में जाकर इन स्टूडेंट्स से मिलो, जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही मिलेगा। हेलो, ड्राइवर का पता चल गया? कहाँ रहता है वो? ये ड्राइवर चंदन, लगता है 9 तो 11 हो गया। तो ढूंढो। पंकज, पैसों का बैग तो यहीं पे है। पैसों का बैग, इसका मतलब वो शहर छोड़ के भागा नहीं है। पैसे लेने जरूर वापस आएगा। अरे भाई साहब, जी साहब इधर आना। जी साहब। अरे ये चंदन कहाँ गया, कुछ पता है क्या? गाड़ी तो यही है, यही कहीं होगा। ठीक है, आप जाइए। कहीं ये वही गाड़ी तो नहीं जिसे ढाबे वाले ने देखा था? चलो देखते हैं।
सर ये गाड़ी दीपिका की है। ये देखिए पेपर। दीपिका की गाड़ी? और ये देखो, पत्थर पे सूखा हुआ खून। शायद ये वही कंकड़ पत्थर है जिन्हें ड्राइवर ढाबे के पास इकट्ठा कर रहा था। और ये कैंची भी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया होगा उसने? सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गाड़ी का ड्राइवर भी गायब है, ये पत्थर, कैंची, इन सब चीजों का क्या संबंध है सर? पंकज, वो भी पता चल जाएगा कि जो कोई भी इस गाड़ी के पिछले सीट में बैठा था वही पूरी रात मीर के फोन के जरिए सागर से बात कर रहा था। और अब ये सूखा हुआ खून बहुत जल्द हमें उसकी असली पहचान बता देगा। करण, तू 2 दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहा? प्रोफेसर अमन बहुत नाराज हो रहे थे। क्या करूं यार, बुखार उतर ही नहीं रहा। लगता है मुझे फ्लू हो गया। बुखार? इसका माथा तो बिल्कुल ठंडा है। सर, तुम चारों ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। कैसी मुसीबत सर? का जवाब मैं नहीं, सीआईडी देगी। सीआईडी? बिरजू, आप सब लोग यहाँ? बहुत बड़ी भूल हुई जो तुम लोग को शूटिंग करने दी। सीआईडी के चक्कर में फंस गया मैं। लेकिन सीआईडी क्यों? शूटिंग करना कोई गैर कानूनी काम थोड़ी है। शूटिंग करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन खूनी की मदद करना गैर कानूनी है, और इसके लिए तुम सबको जेल हो सकती है, समझे? सर, खून? हमने किसी खूनी की मदद नहीं की सर। जिस वक्त तुम लोग बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त बिल्डिंग के सामने वाले होटल रॉयल मून में एक जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था, और इस काम में तुम में से किसी ने खूनी की मदद की है। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम स्टूडेंट्स हैं, हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा कुछ करके हम हमारा भविष्य अंधकार में क्यों डालेंगे? इसका पता तो अभी चल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त शूटिंग चल रही थी, तुम में से कोई कुछ वक्त के लिए बाहर गया था क्या? हाँ सर, करण गया था ऊपर वाले फ्लोर पे अपने डायलॉग याद करने के लिए। यार अंकित, मुझे क्यों फंसा रहा है? यार मैं तुझे फंसा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच बता रहा हूँ। तो अपना हैंडीकैम भी लेकर गया था अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ सर, हैंडीकैम लेकर गया था, लेकिन जब वो वापस आया उसमें कोई वीडियो नहीं था। यार वो गलती से डिलीट हो गया था। देखो करण, झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोलोगे, लेकिन ये तुम सीआईडी के सामने नहीं कर सकते, समझे? इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बताओ। बोलो। ये ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है करण सच सच बता दो। सर, मुझे डर था कि मेरी अटेंडेंस कम होने की वजह से मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तभी अचानक मुझे किसी ने एक दिन चिट्ठी भेजी, और साथ में एक सिम कार्ड भी। उस चिट्ठी में लिखा था कि उस होटल के कमरे में जो भी कुछ हो रहा है उसकी लाइव फीड रिकॉर्ड करके मैं उसे दूं, और साथ में उसे फोन भी करूं, तो वो मुझे फेल होने से बचा लेगा। तो सर मैंने वैसा ही किया। मतलब अगर तुम उस जुर्म का आंखों देखा हाल भेजते और उस आदमी को यानी कि सागर को फोन करते, तो तुम परीक्षा में पास हो जाते। जी सर। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, किसी ने तुम्हारे साथ गंदा मजाक किया है और तुम उसके बहकावे में आ गए। वो खत जिसने लिखा था वो तो बच नहीं पाएगा। वैसे इस लेटर में और क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही सागर उस आदमी को खिड़की तक लाए तो मैं सागर को फोन करूं, और 5 बार घंटी बजते ही मैं वहां से चला जाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो करण? पास होने के लिए तुम किसी की खून करने में मदद करो? शर्मनाक है ये, शर्मनाक। यार मैं इस बात के लिए पहले से ही शर्मिंदा हूँ। तुम्हें इस बात की शर्मिंदगी होनी भी चाहिए, समझे? अच्छा फिर फोन करने के बाद क्या हुआ? सागर ने मेरा फोन उठाया नहीं, बस वो अचानक वहीं खड़ा रहा। मैंने फोन किया, 5 बार घंटी बजी, उसके बाद फोन काटकर मैं वहां से चला गया। ठीक है, देखो ये सारी बात हम लोगों के बीच में ही रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर खूनी हमारे आसपास है तो उसे इस बात की भनक भी लगे। मैं समझ सकता हूँ सर। और करण तुम्हें हमारे साथ चलना होगा होटल रॉयल मून में, जहाँ क्राइम हुआ है। करण, अब बताओ, सागर और मीर एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हुए थे? यहाँ पर सर। मीर सागर के कंधों पर झूल रहा था। और तुमने सुबह 6 बजे के करीब उनको फोन किया? जी सर। करण, ये समझो कि तुम सागर हो और इंस्पेक्टर सचिन मीर है। ठीक से याद करके बताओ कि सागर ने मीर को कैसे उठा रखा? आप अपनी बाजू यहाँ पर रखिए। इसे? यस सर, और अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। लो, बंद किया? जी। ओह, तो इसका मतलब मीर के हाथ सागर के कंधों पे नहीं बल्कि गर्दन के पास थे। जी सर। इस तरह से? जी। और फिर तुम्हारे फोन करने के बाद क्या हुआ? मुझे कहा गया था कि फोन का रिंग 5 बार बजने के बाद तुम वहां से चले जाना। फोन तो बजा पर फोन सागर ने उठाया नहीं। उठाता कैसे भैया? उस वक्त तो मीर सागर का खून कर रहा था। मीर सागर का खून कर रहा था? सर ये कैसे मुमकिन है? मीर तो खुद एक लाश था। तो तुमसे किसने कहा श्रेया की लाश खून नहीं कर सकती? सालुंके साहब, आप भी फ्रेडी की तरह। 1 मिनट सचिन, मैं कोई आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं साइंस की बात कर रहा हूं, मैं रिगर मोर्टिस की बात कर रहा हूं। याद है अभिजीत, कुछ सालों पहले भी ऐसा ही केस हुआ था। तुम पूछना अपने एसीपी साहब से, उस केस में एक लाश ने एक आदमी को गोली मारी थी। मैं भी यही सोचा था डॉक्टर साहब। अब इसे संयोग कहिए या बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस वक्त सागर मीर की लाश को नीचे फेंकने वाला था, रिगर मोर्टिस सेट हो रहा था। उसने सागर के गर्दन को जकड़ा और दम घुटने की वजह से सागर की मौत हो गई। एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा होगा, सागर कमरे में आया और किसी के फोन का इंतजार करने लगा, जो उसे बताने वाला था कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। फोन आने के बाद सागर ने मीर को बिस्तर से उठाया और उसे खिड़की की तरफ लेके गया, ताकि मीर को हत्या या आत्महत्या बनाया जा सके। लेकिन एक बात है अभिजीत, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई संयोग था या कोई बुरे काम का बुरा नतीजा था, बल्कि मुझे लगता है सागर को फोन ठीक उसी वक्त जानबूझकर किया गया जब मीर के हाथों में राइगर मोर्टिस सेट हो रहा हो और मीर का हाथ सागर की गर्दन दबा सके। आपकी बात में दम है सरों के सर, वरना सागर के पास तो पूरी रात थी इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसने सुबह तक इंतजार किया ही क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मीर के साथ साथ सागर का भी टिकट कट जाए और उस तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, कानून उस तक पहुंच ही ना पाए। मगर सालुंके साहब, खूनी ना तो यहाँ पे था और ना ही खूनी उस बिल्डिंग में था, तो फिर खूनी को ये कैसे पता चला कि मीर का शरीर कब पकड़ने वाला है और सागर उसे कब उठाने वाला है? करण के फोन के जरिए। मगर सर, सागर ने मेरा फोन तो उठाया ही नहीं। 5 बार रिंग बजी और मैं वहां से भाग गया। मैं भी बताता हूँ। श्रेया, जरा सागर के फोन पे कॉल करना। सर। ठीक है। सचिन, अब जरा तुम कॉल करना। ठीक है। करण, अब तुम अपने फोन से सागर को कॉल करो। ये क्या सर, मेरे फोन करने पर अलग तरह की रिंग बजी? जी हाँ, बिल्कुल अलग तरीके की रिंग। एक ऐसी रिंग जिसने सागर को सम्मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज। तभी तो वो तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। सर, इतनी बड़ी साजिश? बिल्कुल श्रेया, ये मुजरिम कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जिसे रिगर मोर्टिस की बहुत अच्छी जानकारी है और लोगों को सम्मोहित करने की भी। ये कहीं करण के कॉलेज का कोई प्रोफेसर तो नहीं, कोई एक्सपर्ट? आज सारे स्टूडेंट्स सही समय पर आ गए। वेरी गुड। सर, क्या आप आज हमें पूरी प्रक्रिया दिखाने वाले? जी, भविष्य में जो भी फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगता है मैडम आ गई। ऑफिसर्स, आप लोग यहाँ? जी हाँ, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी फॉरेंसिक साइंस की ABCD सीख लें। हाँ, शायद किसी को इम्प्रेस करने के काम आ जाए। हैं? क्यों अभी जी? वैसे प्रोफेसर रमन, आज बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? सर, आज रिगर मोर्टिस की क्लास है। ओह, रिगर मोर्टिस। जी सर। यानी लाश की अकड़न के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों को सिखाए जाएंगे, हैं? जी सर, इसलिए हमने खास तौर पर इस विषय के विशेषज्ञ को बुलाया है। अच्छा, कौन है ये विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट? जरा हमारी भी मुलाकात करवा दीजिए इनसे। अरे फ्रेडी, विशेषज्ञ को नहीं पहचाना तुमने? हैं? प्रोफेसर अनीशा, जरा इनका खिला खिला चेहरा देखिए। ऐसी मुस्कान है इनके चेहरे पे जैसे मुजरिमों को तब होती है जब उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि वो CID से बच गया। क्यों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे खून की प्लानिंग तो वाकई बहुत सोच समझ के की थी आपने, मगर एक गलती कर दी, CID को हल्के में आंक लिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो खुद घायल हूँ। उन्होंने मुझे खाई में फेंक दिया था। क्या भूल गए हैं आप लोग? हम कुछ नहीं भूले, शायद आपकी याददाश्त कमजोर है। क्या मतलब? मतलब यह कि आपको खाई में फेंका नहीं गया था, आप खुद उतरी थी वहां पे। आपके शरीर पे ये जो जख्म है, चोट के निशान है, ये खुद आपने बनाए हैं। क्या सबूत है ये निशान मैंने बनाए हैं? वैसे हम जानते हैं कि फॉरेंसिक डॉक्टर होने का फायदा उठाकर आपने इस केस में ज्यादा सुराग नहीं छोड़े, पर उस
कार को साफ करना भूल गई हैं आप। पत्थर पे जो खून मिला है और कैंची पे जो उंगलियों के निशान है वो आपके हैं अलीशा जी। हमारे पास काफी सबूत हैं आपको अदालत में खूनी साबित करने के लिए। बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं अमीशा जी। अब सिर्फ जेल का दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है। अब बताइए क्यों किया आपने ये सब? दीपिका और सागर ने प्लान बनाया था मीर को किडनैप कर लेंगे और बदले में उसके ट्रस्ट से ढेर सारा पैसा मांगेंगे। उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता लग गया है और बदले में उनके खिलाफ में एक और प्लान बना रही थी जो उनके प्लान से कई ज्यादा खतरनाक था। और उस ड्राइवर और दीपिका का क्या किया तुमने? दोनों को मारकर जंगल में फेंक दिया नीलगंज के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक फोरेंसिक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो समाज से जुर्म को मिटाने में कानून का साथ दे, खूनियों को पकड़ने में मदद करे, लेकिन तुमने अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल किया है। खुद एक अपराधी बन गई। ऐसे घिनौने अपराध की सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।